गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम टू माय वीडियो। ये आपका जो है चैप्टर नंबर 1 है, इसमें स्वास्थ्य, इसके बारे में हम आज अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपका फर्स्ट चैप्टर है स्वास्थ्य, यानी स्वास्थ्य को इंग्लिश में बोलते हैं हेल्थ। ठीक है, इसको पहले इन शॉर्ट में बता दे रही हूँ। हेल्थ क्या होती है? किसी भी मनुष्य का शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, संवेगात्मक रूप से स्वस्थ होना ही हमारा स्वास्थ्य कहलाता है। ठीक है, इसमें 3 टर्म बोले मैंने आपके। शारीरिक रूप से यानी कि उसे व्यक्ति को शारीरिक तौर पे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए या वो विकलांग नहीं होना चाहिए। मानसिक तौर पे ये है कि वो अपने काम को कितने अच्छे से कर पा रहा है। और संवेगात्मक रूप से यानी जो उसके इमोशंस है वो उसके कंट्रोल होने चाहिए, तभी वो स्वस्थ व्यक्ति कहलाएगा। इसमें बेटा ये एक स्टोरी, सामने आप पेपर देख रहे हो, उस पर एक स्टोरी बताइए जिसमें एक बच्चा है। वो बच्चा आदित्य नाम का है जो पोलियो से ग्रस्त है। वो क्या करता है, वो छोटे छोटे बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाता है। जब वो पोलियो ड्रॉप पिला रहा है तभी वो जो है अपने पढ़ाई का खर्चा निकाल पाता है और अखबार बेचकर खर्चा निकाल पाता है। पोलियो ड्रॉप हम सब जानते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जो है वो पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। इसमें स्टोरी भी ये बताई कि जो ये माँ है, इनकी एक बेटी भी है श्रुति नाम की। वो बच्ची जब आदित्य को देखती तो पूछती कि ये पोलियो ड्रॉप क्यों पिलाते हैं। तब इसकी माँ जो है वो श्रुति को बताती हैं कि वो ये चाहता है कि जिस तरह से वो पोलियो से ग्रसित हुआ, आगे कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रसित ना हो। ठीक है, तो अब हम इस चैप्टर में आगे का पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इसमें नवजात शिशु की वृद्धि की निगरानी। नवजात शिशु जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब वो पैदा होता है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि उसकी शारीरिक वृद्धि ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है। इसके लिए 3 पॉइंट्स को प्रमुख बातें होती हैं जो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहले शिशु का वजन, सेकंड शिशु की लंबाई, थर्ड शिशु की गतिविधियाँ। शिशु का वजन क्या है, यानी कि उसका बॉडी वेट, जब बच्चा पैदा होता है तो उसका औसत वजन 2.5 किलो से 3.5 किलो तक होता है। अगर इससे कम है या इससे ज़्यादा है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार इसमें बता दिया गया है कि औसत वजन कितना होना चाहिए। जन्म के समय 2.5 किलो से 3.5 किलो, 1 वर्ष की आयु पर 7.5 से 9.5 किलो, 2 साल की उम्र पर 9.5 से 12 किलो और 3 वर्ष की आयु पर 12.5 किलो से 14.5 किलो। ठीक है, बाकी जो है हमारे जो योग्य चिकित्सक होते हैं उनसे भी टाइम से सलाह ले लेनी चाहिए कि अगर बच्चे का वजन जो है इसके चार्ट के अकॉर्डिंग कम है या ज़्यादा है तो। सेकंड हमारा था शिशु की लंबाई। अब उसकी लेंथ यानी कि लंबाई कितनी होनी चाहिए, इसमें भी हमारे वैज्ञानिकों ने बताई है कि जन्म के समय 50 सेंटीमीटर से 55 सेंटीमीटर होती है। 1 वर्ष की आयु में जब बच्चा होता है तब उसकी 75 सेंटीमीटर से 80 सेंटीमीटर होती है। 2 वर्ष की आयु में 90 सेंटीमीटर से 95 सेंटीमीटर, 3 वर्ष की आयु में 98 सेंटीमीटर से 103 सेंटीमीटर और 4 वर्ष की आयु में 105 सेंटीमीटर से 110 सेंटीमीटर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके ये, और ये फ्लो चार्ट। इससे क्या है, क्वेश्चन आ सकता है और आप जो है उसके बाद से अगर आपने ये चार्ट याद कर रखा है तो आपको ये थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इसका आंसर लिख पाओगे। ठीक है, फिर आता है आपका थर्ड है पॉइंट शिशु की गतिविधियाँ। अब जो है बच्चा किस किस तरीके की एक्टिविटी करना शुरू करता है तब हमें पता चलता है, मतलब कौन सी उम्र में किस तरीके की वो एक्टिविटी कर रहा है। इसमें देखिए फ्लो चार्ट आपको बताया। एक्टिविटी गतिविधि से ये रहता है कि इससे क्या है, बच्चे का धीरे धीरे विकास, शारीरिक विकास होने लगता है। ये विकास उसके पोषण पर निर्भर करता है, यानी उसे अगर पोषक तत्व अच्छे से मिलते जा रहे हैं तो उसकी गतिविधियाँ जो हैं समय के अनुसार चलेंगी। मांसपेशी और नाड़ियाँ मजबूत रहती हैं और बालक अनेक तरह की गतिविधि प्रारंभ करता है। ठीक है, अपने आप उठ भी सकता है, बैठ सकता है और खड़ा भी हो सकता है। लेकिन अगर अच्छे पोषक तत्व नहीं मिल पा रहे हैं तो वो कुछ नहीं कर सकता, ना खुद से उठ पाएगा, ना बैठ पाएगा और ना ही खड़ा हो पाएगा। वो केवल रो कर ही अपनी बातें दूसरों के साथ देखते ही। छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उदाहरण के लिए भूख भी लग रही है या प्यास भी लग रही है तो वो सिर्फ रोते हैं, जिससे कि माँ समझ जाती है कि हाँ बच्चे को कोई प्रॉब्लम है। कुछ गतिविधियाँ बताई हैं। 1 माह में ठोड़ी ऊपर करना, 2 माह में छाती को उठाना, 3 माह में वस्तु को पकड़ना और छोड़ना। जब बच्चा 4 महीने का होता है तो सहायता से वो बैठ जाता है। 5 महीने का होता है गोद में बैठ जाता है, वस्तु पकड़ना सीख जाता है। 6 महीने में कुर्सी पर बैठ सकता है। 7 महीने में वस्तु से खेलता है। 8 महीने का होता है तो सहारे से खड़ा होना सीखता है। 9 महीने में फर्नीचर पकड़कर खड़ा होता है। 10 महीने में घुटने के बल चलता है। 11 महीने का होता है तो सहारे से चलता है। 12 महीने में फर्नीचर को पकड़कर ऊपर चढ़ता है वो। 13 महीने में सीढ़ियों पर चढ़ना सीख जाता है। 14 महीने में अकेले खड़ा होना वो सीख लेता है और 15 महीने में अकेले चलना। यानी ये गतिविधियाँ वो अपने महीनों के अनुसार करता है। अब वृद्धि निगरानी से लाभ क्या है? इससे लाभ ये है
कि अगर नियमित संरक्षण और समय समय पर आवश्यक टीके लगवाने हैं तो वो बच्चे के सर्वांगीण विकास में सहायता करते हैं। अगर हम वृद्धि निगरानी बच्चे की कर रहे हैं तो हमें पता रहेगा कि बच्चे की ग्रोथ कैसी चल रही है। फिर नेक्स्ट है आपका, और जो इसमें बताया कि टीके लगवाना, यानी छोटे बच्चों को टाइम टाइम पे वैक्सीनेशन कराया जाता है, टीकाकरण, जिसमें कुछ इंजेक्शन्स होते हैं, कोई ड्रॉप्स होती हैं वो पिलवाई जाती हैं, या इंजेक्शन होते हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे क्या होता है बच्चे का इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है, जैसे प्रतिरोधक क्षमता कहती है, रोगों से लड़ने वाली शक्ति, वो स्ट्रॉन्ग होती है। अब आया टर्म प्रतिरोधक क्षमता और इसके महत्व। इसके महत्व क्या क्या हैं? जो इम्यूनिटी सिस्टम है हमारा, रोग से लड़ने की शक्ति, वो हमारा सर्वाधिक सशक्त पहलू है जो अनेक बीमारी से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता विकसित करता है। इससे क्या होता है? इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। अब ये है इसका महत्व क्या क्या है। सबसे पहला महत्व यही है कि हमारा जो बच्चा है उसका उचित विकास होता है, साथ में रोगों से लड़ने की शक्ति जो होती है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, लिखा भी शरीर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए थोड़ी सी मात्रा में किसी रोग के रोगाणु को इंजेक्शन या ड्रॉप के माध्यम से शरीर में पहुंचाना ही प्रतिरक्षा टीकाकरण कहलाता है। इंग्लिश में इसे कहते हैं इम्यूनिटी वैक्सीनेशन। ये रोगाणु शरीर में जाकर रोगों से संबंधित प्रतिरोधक क्षमता को जागृत करता है। इस विधि के माध्यम से शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता से अपेक्षित विकसित होता है। टीकों के प्रयोग से बच्चों का भविष्य सुरक्षित होता है और बच्चे का शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होने के कारण वो प्रत्येक क्षेत्र में अपना विकास कर पाता है। जितना अच्छे से वैक्सीनेशन होगा उतने अच्छे से ही बच्चा अपना विकसित कर पाएगा। ये देखिए चार्ट है मुख्य टीकों की सूची तथा कार्यक्रम। ये मैंने आपको बनाने के लिए भी दी थी, आई होप आपने बना लिया होगा इसे। इसमें बच्चे का जो है टाइमिंग दिया हुआ है, यानी उम्र दी हुई है कि कौन सी उम्र में कौन सा टीका लगता है। जब बच्चा पैदा होता है तो उसे BCG का टीका, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है पहली खुराक, हेपेटाइटिस B के टीके की पहली खुराक जो होती है वो दी जाती है। इसी तरह से आपको बताया कि 6 सप्ताह का जब होता है बच्चा तो उसको DPT का टीका दिया जाता है और पोलियो ड्रॉप तो पिलाई जाती है। पोलियो ड्रॉप तो पूरे 5 साल तक का बच्चा होता है तब तक उसे पिलाई जाती है। हेपेटाइटिस B का दूसरा वैक्सीन लगता है। जब बच्चा 10 सप्ताह का होता है तो भी DPT की दूसरी खुराक लगती है, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। 14 सप्ताह का होगा तो DPT की तीसरी खुराक लगेगी, पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है। 6 से 9 महीने का होगा तो पोलियो ड्रॉप की 5वीं खुराक और हेपेटाइटिस B का तीसरी खुराक। 9 माह में खसरे का टीका लगता है। 15 से 18 माह में मीज़ल्स, मॉम्स और रूबेला इनके टीके लगते हैं और पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती है। 5 साल का जब बच्चा होता है तो DPT की बूस्टर खुराक दी जाती है और पोलियो ड्रॉप भी पिलाई जाती है, उसकी 7वीं खुराक दी जाती है। 10 साल का होता है बच्चा तो टिटनेस का टीका लगता है और हेपेटाइटिस B का बूस्टर दिया जाता है। 15 से 16 साल का होता है तो टिटनेस का चौथा बूस्टर दिया जाता है। इसमें देखिए नोट लिखा है, यानी जो ये टीकाकरण है ये एक कुशल चिकित्सक की सलाह के अनुसार ही बच्चे को टीकाकरण कराना चाहिए और चिकित्सीय सलाह पर ही अपने बच्चे का टीकाकरण कार्यक्रम आप बदल भी सकते हैं। ठीक है, ये तो था आपका प्रतिरक्षा टीकाकरण की सूची थी। ठीक है, बाकी का जो है फिर नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है, टीका लगवाते समय कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले 2 टीकों के बीच का अंतर 1 महीने से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेकंड है सर्दी जुकाम, अगर बुखार है बच्चे को तो उस समय पे वैक्सीन नहीं लगवानी है। थर्ड है आपका टीका समय पर नहीं लगा है तो 1 महीने के अंतराल में 2 ही टीके लगवाएं। डॉक्टर या नर्स से उचित सलाह लें तभी टीका लगवाएं। फिफ्थ है आपका उचित समय पर टीका लगवाने से ही लाभ प्राप्त होता है। सिक्स्थ है आपका निर्धारित समय पर आवश्यकता अनुसार बूस्टर खुराक दिलाना रोग से पूर्ण बचाव हेतु आवश्यक है। 7th पॉइंट, टीके की सुई संक्रमण रहित और संरक्षित हो, यानी स्टरलाइज होनी चाहिए वो। 8th है अगर टीका कराने के पश्चात बच्चे को बुखार आ रहा है तो संकेत है कि प्रतिरोधक टीका शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को विकसित कर रहा है। मतलब हमें उस समय घबराना नहीं है कि बच्चे के वैक्सीन लगी है और बच्चे को बुखार हो गया है तो हम घबरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो उससे क्या होता है इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है बॉडी में डेवलप कर रहा होता है। 9th पॉइंट है BCG के टीके लगवाने पर यदि 3 महीने तक उस स्थान पर फफोले ना पड़े तो चिकित्सक को दिखाएं। और 10th है 9 महीने से पूर्व बच्चे को खसरे का टीका नहीं लगवाना चाहिए। 9 माह के बाद या 9 माह का जब बच्चा हो जाता है तभी उसे खसरे का टीका लगवाते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके जानने योग्य तथ्य क्या क्या हैं। जन्म के तुरंत बाद जो है बच्चे को स्तनपान कराना चाहिए, यानी माता का दूध पिलवाना चाहिए। माँ के प्रारंभिक दूध से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होने से बच्चे की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो डेवलप होती है
और यह दूध बच्चे के लिए बहुत उपयोगी होता है। आज की वीडियो में हमने अपने पॉइंट्स को डिस्कस किए। जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्वेश्चन या रिकेट्स या सूखा रोग है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको जो काम दिया जा रहा है वो अपना काम नोट डाउन करते रहें कॉपी में। बाकी के नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय।